जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर आज भी आया हूं। प्रतिदिन आता हूं सुबह 7 बजे, पढ़ाता हूं मैं आपको करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं न्यूज़ में जो प्रचलन में हैं, न्यूज़ में प्रचलित हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर सीरीज। उसके पहले अगर आपने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है जब पब्लिश हो तो तुरंत जो है आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कोचिंग जंक्शन पर ऑलरेडी जो है ढेर सारी बैचेस चल रही हैं, जिसमें यूपीएसआई की जैब बैच चल रही है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर www.coaching.in पे चले आइए और एडमिशन ले लीजिए। अगर आप यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीटीईटी की बैच चल रही है, एसएससी जीडी की एक बैच चालू हुई है और यूपी ट्रिपल एससी पीटी की भी बैच जो है कोचिंग जंक्शन पर चल रही है। फिलहाल ये 4 बैचेस चल रही हैं। अगर आप इन चारों में से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का इरादा है तो आप आज ही एडमिशन ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की सीरीज से। करंट अफेयर की सीरीज को इस प्रश्न के साथ न्यूज़ आया है इसरो से। इसरो प्रमुख ने बताया है कि अब जो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण होने वाला है वो जो है अब 2022 में होगा। ठीक है ना। पहले इसे चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण था उसे जो है 2020 के आखिरी में होना था। ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि 2020 का पूरा समय जो है कोरोना के प्रबंधन में चला गया। कोई खास वैज्ञानिक की प्रगति भी नहीं हो पाई, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता था और तमाम वजहों की वजह से जो है देरी होती चली गई थी। आपको मालूम था कि जो चंद्रयान 2 मिशन है, भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन है वो जो है आधा सफल था और आधा विफल था। ठीक है ना। आधा विफल कहने का मतलब चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी काम कर रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर वो दोनों क्या है, वो लैंड करने से पहले ही नष्ट हो गए थे। यानी ऑर्बिटर काम कर रहा है और लैंडर रोवर नष्ट हो गए थे। तो चंद्रयान 2 जो है 50% सफलता के साथ जो है संचालित है, अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 3 जो मिशन है इसरो का, उसमें जो है ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए उसमें ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा। केवल लैंडर होगा और रोवर होगा। लैंडर का काम ये होगा कि चंद्रमा की सतह पर ठीक उसी जगह पर उतरने का प्रयास करना है जहां पर चंद्रयान 2 उतर पाने में असफल हुआ था। लैंडर क्या करेगा, इस रोवर को उतारने में मदद करेगा और रोवर का काम है उस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर घूम करके उसकी जमीन का, उसकी सतह का जो है परीक्षण करना है। ठीक है ना। ये चंद्रयान 3 का महत्वपूर्ण मिशन है। अब अनाउंस किया है इसरो प्रमुख ने, तो जाहिर सी बात है एक प्रश्न बन जाता है आपकी परीक्षा के लिए कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। परीक्षा में पूछा जाता है, यूपीएसआई के लेवल तक पूछा जाता है। कभी कभी तो आप मान के चलिए कि यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका नाम जो है ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप देख रहे होंगे, दिखाई भी पड़ रहे हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष इस समय के सिवन जी हैं। ठीक है ना। राजीव कुमार, प्रोफेसर UR राव, सतीश धवन, ये सब नहीं है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन। ठीक। इसरो अगर आपसे पूछ लिया जाए किस विभाग के अधीन आता है, तो आप बताएंगे कि यह जो है अंतरिक्ष विभाग के अधीन आता है। किस विभाग के अधीन आता है? अंतरिक्ष विभाग के अधीन आता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन आता है और इसका सीधा संबंध जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री कार्यालय से है। प्रधानमंत्री कार्यालय और इसरो के बीच में जो है कोई अन्य मंत्रालय सम्मिलित नहीं होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो जो है किस मंत्रालय का हिस्सा है, तो आप मंत्रालय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं बताएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं बताएंगे, बल्कि आप बताएंगे कि इसका सीधा संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय से है। ठीक है ना। अंतरिक्ष विभाग का सीधा संबंध कहाँ से? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से है। इसरो का पूरा नाम तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है तो उस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण न्यूज़ है, राजनाथ सिंह जो है दरअसल BJYM की एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ न कभी समझौता किया था, न किया है और न कभी करेंगे। बातचीत का संदर्भ जो है उनको भारत चीन संघर्ष को लेकर के था। अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष को लेकर के बड़ी तनातनी थी। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगभग एक हफ्ते का प्रचलन है, दोनों देशों के बीच जो है इस समय सीमा रेखा पर जो है जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। मतलब दोनों देशों की सेनाएं जो एक दूसरे के सामने जो है खड़ी हुई थी वो जो है अब थोड़ा सा आमने सामने होने से बच रही है और सीमा रेखा से कुछ दूर चली गई हैं। ठीक है ना, इसको कहा जाता है डिसएंगेजमेंट। तो भारत और चीन की सीमाओं का डिसएंगेजमेंट हो रहा है। इस क्रम में उन्होंने कहा है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ न तो कभी समझौता किया गया था, न किया है और न कभी करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जो हमें दिखा वो शब्द दिखा संप्रभुता की बात। ठीक है ना, संप्रभुता को जो है अगर इसका अंग्रेजी वर्ड समझें तो इसका अंग्रेजी वर्ड होता है सॉवरेन। क्या होता है? सॉवरेन। ठीक है ना, सॉवरेन जो है इसका अंग्रेजी शब्द होता है, सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। एक प्रश्न बन जाता है, प्रश्न बड़ा ही कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल नहीं है, कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आजकल ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी आपसे रटी रटाई बात पूछने के अलावा वो इस बात को पूछ रहे हैं, यानी परीक्षा में ऐसे प्रश्न सम्मिलित हो रहे हैं जो आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ की परीक्षा लेते हैं कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट की समझ कितनी है। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा हमें जो है बीच बीच में ऐसे प्रश्नों को भी देखना होगा जो क्या हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न जो है जो रटात्मक पद्धति थी उसकी जगह से समझात्मक पद्धति की ओर जो है अग्रसर हो रही है। जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में प्रायः जो है ये संशोधन, ये ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न बन जाता है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, संप्रभुता के संदर्भ में प्रश्न बन रहा है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? ठीक है, आपके पास विकल्प में 4 ऑप्शन दिया है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है, दूसरा विकल्प दिया है भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, या भारत एक शांतिप्रिय देश है, या भारत किसी भी देश के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस विकल्प को समझने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँगा कि ये शब्द लिखा कहाँ है। ठीक है ना, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है भारत के संविधान में कहाँ लिखा है? तो आप जानेंगे कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रिएम्बल है, उसमें जो है ये इस शब्द का वर्णन है। किस शब्द का? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का वर्णन है। ठीक है ना, अब देखिए प्रस्तावना क्या है। जब संविधान बनने की बारी आई तो उस समय जो है ये विचार किया गया संविधान सभा द्वारा कि भारत का संविधान हम क्या बनाएं, कैसा बनाएं। लिखने तो जा रहे हैं, संविधान बनाने जा रहे हैं, लेकिन संविधान का किस दिशा में सोचें, मतलब हमें क्या देना है लोगों को, उसके लिए किस पैटर्न पर काम करना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसे संविधान सभा ने बहुमत से पारित किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर ही जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना आधारित है। ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब भारत का संविधान कैसा होगा, उसी पर आधारित क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है कुछ लोग कहते हैं जैसे संविधान का परिचय है,
एक प्रख्यात संविधानविद है एन पालकीवाला, उनका कहना है कि ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, यह जो है भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। यानी अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपने जो है समझ लीजिए भारतीय संविधान की मूल भावना को जान लिया कि भारत के संविधान बनने की पीछे की कहानी क्या है, भारत का संविधान भारत के लोगों को क्या देना चाहता था, भारत का संविधान किसने बनाया, किसने लागू किया, इस सारी चीज़ों की जो थीम है वो किसमें छिपी हुई है, वो छिपी हुई है प्रस्तावना में। ठीक है ना। जब भी किसी अनुच्छेद को लेकर के बहस होती है, आप जानते हैं कि संविधान के किसी भी भाग का जो व्याख्या करता है उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का जो है निर्णय फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को एक बार जो है जरूर देखता है। प्रस्तावना को कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की यह कुंजी है, मतलब वो क्या बनाना चाहते हैं संविधान, उसका जो है उसकी एक झलक इसमें छिपी हुई है, प्रस्तावना में छिपी हुई है। पहले हम एक बार प्रस्तावना देख लेंगे और तब फिर हम इस प्रश्न पर आएंगे और फिर हम समझेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। प्रस्तावना का मतलब ये है कि संविधान क्या है, संविधान कैसा बना, उसका एक परिचय पत्र जैसा है, उसको कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है ना। प्रस्तावना में लिखा है, मेरे साथ आप पढ़ लेंगे, यह इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, देखने में तो लगता है कि आपको आधे पेज का, एक पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि आप मान के चलिए कि इसी एक डॉक्यूमेंट से सिविल सर्विसेज में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी छोटी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मात्र जो है इतने जो है इस एक पेज के उस पे डॉक्यूमेंट पे। ठीक है ना। इसका अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपने जो है थोड़ा सा भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं जो है उसकी भावना को समझ लिया। तो पढ़ते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग, एक बार पहले पढ़ लेंगे फिर बारी बारी से उसका जो है निर्णय करेंगे क्या किस जगह लिखा गया है। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखे ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो है ये शब्द जो है आया है, और यही जो है आपके विकल्प में पूछा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, बताएंगे अभी। तो लिखा क्या गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है ना। ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। अब जरा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा शुरू से ही चलिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखा गया है, हम, क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग। ठीक है ना। मतलब बात किससे हो रही है, हम से हो रही है, और हम के आगे जो है दिया भी गया है कौन, हम भारत के लोग। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान की जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है, वो संविधान की शक्ति मिलती है भारत के लोगों से मिलती है। ठीक है ना। किससे मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। ठीक है ना। संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति बैठे थे वो भारत के लोगों के प्रतिनिधि बैठे थे, उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा जो है यह प्रस्ताव लाया गया था, यह प्रस्तावना बनाया गया था। तो उसमें शुरू में ही कहा गया है हम भारत के लोग, यानी संविधान को किसने बनाया है, संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है। ठीक है ना। संविधान भारत के लोगों की आवाज है। हम भारत के लोग भारत को, ठीक है ना, किसको, भारत को। अब देखिए और आगे लिखा है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहला शब्द है भारत को क्या बनाना है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। ठीक है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाना है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है? ऐसा नहीं है।
इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश होगा। इसको तो आप देखते ही खारिज कर देंगे कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी थोड़ी होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात है, सारी प्रभुता अपने ही पास होगी, सारी प्रभुता अपने ही पास होगी। इसका कहने का मतलब है सारा अपने बारे में डिसीजन लेने का अधिकार अपने ही पास होगा। कहने का मतलब ये है भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। समझ गए ना? मतलब भारत के ऊपर किसी दूसरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, किसी बाहरी या किसी आंतरिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत स्वयं डिसीजन लेने में सक्षम है। ठीक है ना? इस बात का मतलब ये हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात का मतलब ये हुआ कि भारत पर न तो किसी का अधिकार है, कहने का मतलब न तो भारत किसी के नियंत्रण में है, न तो भारत पर किसी का अधिकार है। भारत के बारे में स्वयं भारत ही डिसीजन लेगा। ठीक है ना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ। ठीक है ना? भारत एक शांतिप्रिय देश है, ये बात सही है। ये भी विकल्प दिया है, भारत एक शांतिप्रिय देश है, यह बात सही है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कुछ ऐसी बातें विकल्प में लिखी रहती हैं जिसे कहते हैं यार ये बात तो सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बात सही है, लेकिन जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब के रूप में सही है कि नहीं सही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो भैया सवाल ये ऑप्शन तो देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, सही बात है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। तो यहाँ आपको क्या चुनना है? सही जवाब चुनना है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। ठीक ना? चौथा लिखा है भारत किसी भी देश के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र है। भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब नहीं हुआ कि जो है हमको जिसे मन में आए पीट देंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि हम जो है हमारे ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेने वाला है, हमारे बारे में डिसीजन हम ही लेंगे। ठीक है ना? हमारे ऊपर हमारा स्वयं का नियंत्रण है और किसी और का नियंत्रण नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। ठीक, अब बात उठी है तो इस बात को भी थोड़ा सा दोहरा देते हैं और शब्दों का क्या अर्थ है। आपने समझ लिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है यानी संप्रभुता का जो अर्थ है वह अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। ठीक है ना? भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। किस बात का मतलब है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। ऐसा ही राज्य जो है कौन बना रहे हैं? भारत के लोग बना रहे हैं, जो किसी राष्ट्र के अधीन अब नहीं रहेगा। ठीक है ना? जो किसी राष्ट्र के अधीन नहीं रहेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेगा। और कैसा रहेगा? और समाजवादी रहेगा। ठीक है ना? भारत का स्वरूप कैसा होगा? समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। ध्यान दीजिएगा, शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहने का क्या मतलब हुआ? पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि भारत में कोई धर्म नहीं होगा, धर्म का कोई धर्म की उपासना की स्वतंत्रता वगैरह मिलेगी ही नहीं, जो मतलब धार्मिक प्रतिक्रिया पूरी तरह बैन है। कहने का मतलब ये हुआ कि पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है ना? राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, यह पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है। ठीक है? और राष्ट्र क्या करेगा? सभी धर्मों को समान आदर प्रदान करेगा। ठीक है ना? राष्ट्र का कर्तव्य क्या है? सभी धर्मों को समान आदर प्रदान करना। ठीक है ना? इसीलिए कहा जाता है जो भारत का सेकुलरिज्म है, जो भारत की पंथ निरपेक्षता है वह पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब यह धर्म से बिल्कुल विमुख नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान आदर देता है। यानी भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वह सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। ठीक है ना? भारत क्या करता है? सभी धर्मों को समान आदर देता है। ठीक है ना? ये हो गया पंथ निरपेक्ष का मतलब। लोकतंत्रात्मक का मतलब आपने समझ ही लिया, गणराज्य का मतलब भी आपने समझ लिया। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि शासन प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों की है। लोग जिसको चुनेंगे, लोगों के प्रतिनिधि ही क्या करेंगे? शासन व्यवस्था चलाएंगे। गणतंत्र कहने का मतलब जो राज्य का प्रमुख होगा वो क्या होगा? चुना हुआ व्यक्ति होगा। ठीक है ना? वो कैसा होगा? चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो ये जो है मुद्दा है कि भारत को जो है क्या बनाने का उद्देश्य था। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना था, समाजवादी बनाना था, पंथ निरपेक्ष बनाना था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना था। ठीक है ना? इतने प्रकार ये जो है ये क्या थे? भारत को बनाने के लिए जो है संविधान
संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और इसके आगे की बात कीजिए, भारत तो ऐसा बन जाएगा, भारत का स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि वह जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी भी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यह भारत का क्या होगा, स्वरूप होगा। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो आप बताएंगे कि भारत का स्वरूप ऐसा होगा, ठीक है ना। और क्या करना है, और इस संविधान का कह लीजिए उद्देश्य है इसके समस्त नागरिकों को प्रदान करता है। क्या प्रदान करना है, पहला आपको दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रदान करने की बात की गई है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। इस तीनों शब्दों के डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, नहीं तो पूरा लंबा लेक्चर ही बहुत लंबा खिंच जाएगा। सामाजिक न्याय कहने का मतलब अगर थोड़ा सा समझ लें तो सामाजिक न्याय कहने का मतलब जो गरीब तबके हैं उनका भी जीवन स्तर उठने में जो है उनकी मदद की जाएगी। इसी प्रकार से आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय भी जुड़ा हुआ है। तो न्याय की अगर बात की जाए कि भारत का संविधान जो है भारत के लोगों को कितने प्रकार की न्याय प्रदान करता है, तो आप बताएंगे कि भारत का संविधान भारत के लोगों को 3 प्रकार का न्याय प्रदान करता है, एक सामाजिक, एक आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। उसके बाद और क्या प्रदान करता है भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या स्वतंत्रता प्रदान करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, स्वतंत्रता की जब बात पूछी जाए कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप गिनेंगे कि एक तो विचार की स्वतंत्रता है, कुछ भी विचार रख सकते हैं सकारात्मक, दूसरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम की निंदा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की निंदा कर सकते हैं, राष्ट्रपति की निंदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके यहाँ लोकतंत्र है। और देशों में आप जो है पता चला कहीं किसी की निंदा की तो आपकी जीभ काट ली जाएगी। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ टायरानी है, जिसको निरंकुशवाद कहते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र है, इसलिए भारत के लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। एक है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता और 5वां उपासना की स्वतंत्रता। तो आपको जो है भारत का संविधान 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है ना। 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। इसके बाद 2 चीजों में इक्वलिटी प्रदान करता है, 2 चीजों में समानता प्रदान करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आपको प्रतिष्ठा में भी इक्वलिटी मिलेगी और अवसर भी आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। और क्या करना है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना, एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है न्यूज है पेरिस समझौते को लेकर के। जो हेडलाइन है वो है पेरिस समझौता ऐतिहासिक है, लेकिन सिर्फ प्रतिबद्धता से नहीं बनेगी बात, करने होंगे जरूरी उपाय। ये दरअसल कहा था यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ने, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौता ऐतिहासिक है, लेकिन सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, प्रतिबद्धता से बात नहीं बनेगी, जरूरी उपाय करने होंगे। ये न्यूज़ इसलिए चर्चा में है पेरिस समझौता, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि हम जो है इस पेरिस समझौते से, या अमेरिका जो है इस पेरिस समझौते से बाहर हो रहा है, ठीक है ना। यानी अमेरिका इस पेरिस समझौते से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। अब समझिए विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा इमिटर जो देश है, पर्यावरण प्रदूषित करने वाला देश है, वही अगर पेरिस समझौते से बाहर हो जाए तो फिर पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या निकलेगा। तो बड़ी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अब नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बिडेन। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है फिर से
पेरिस समझौते को ज्वाइन कर रहा है और अमेरिका ऑफिशियली जो है 19 फरवरी को ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है ना। 19 फरवरी 2021 को फिर से पेरिस समझौते में अमेरिका सम्मिलित हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पेरिस समझौता क्या है। हुआ तो था ये 2015 में, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण कोई समझौता हुआ है तो वो हुआ है 2015 में। कैसा? पेरिस समझौता हुआ है, ठीक है ना। क्या समझौता हुआ है? पेरिस समझौता हुआ है। पेरिस समझौते का उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न पूछा गया है। आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि पेरिस समझौता हुआ कब था। अगर ये पूछा जाए कि पेरिस समझौता कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, ठीक है ना। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक ऐसा हुई बैठक थी वो, ठीक है ना। इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। अब आपको अगर कभी नहीं पता है कि पेरिस समझौता भी कोई समझौता हुआ था, तो आप पता चला लगा देंगे कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना हो सकता है। कंफ्यूज होने लगे, कहीं मिसाइल परीक्षण को तो रोकना नहीं है, कहीं भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने से संबंधित तो नहीं है। लेकिन इन तीनों घटनाक्रमों से पेरिस समझौते का कोई मतलब नहीं है। पेरिस समझौता विख्यात है इसलिए क्योंकि पेरिस समझौते का जो उद्देश्य है वो है औद्योगिक काल के पहले, ठीक है ना। औद्योगिक काल के पहले। औद्योगिक काल कब शुरू हुआ था? तो आप जानते हैं ब्रिटेन में 1818 के बाद से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है ना, जिसे कहते हैं औद्योगिक विकास का क्रम शुरू हुआ था, ठीक है ना। इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ से जो है बने बनाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड बढ़ने लगी थी, कंपनियां लगने लगी थी। तो उसके पहले जो है जितना टेम्परेचर था, जब से इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, औद्योगिक क्रांति से पहले जो विश्व का औसत तापमान था, उस तापमान को आज के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है ना। यानी 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है। यानी टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। आप मान के चलिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग को 1818 के आसपास, उसके पहले जो विश्व का औसत तापमान था उससे +2 से ज़्यादा होने नहीं देना है, ठीक है ना। यह जो है इस पेरिस समझौते का लक्ष्य है। इतना भी अगर करने में कामयाब हो गए तो आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, वरना जो है यह पृथ्वी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से घटित हो रहा है कि आप समझ लीजिए यह पृथ्वी जीवन जीने योग्य नहीं रह जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं अचानक बरसात हो जा रही है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही है, तरह तरह के जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव नजर आ रहे हैं। उसका एक कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ठीक है ना। प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। अब ग्रीन हाउस गैसें क्या है? तो ऐसी गैसें जिनका काम क्या है, जैसे आप जानते हैं पृथ्वी का कॉन्सेप्ट ये है, पृथ्वी को गर्मी कहाँ से मिलती है? पृथ्वी को गर्मी मिलती है सूरज से, ठीक है ना। कहाँ से मिलती है? सूरज का जो रेडिएशन है वो जो है पृथ्वी पर पड़ता है और वहाँ से पृथ्वी को एक लगभग तापमान मिला रहता है। लेकिन यह तापमान जो है क्या होता है, वापस जो है अंतरिक्ष में वापस चला जाता है, तो पृथ्वी का जो है एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है ना, एक बैलेंस बना रहता है। वरना लगातार अगर यही अवशोषित होता रहे तो आप समझ लीजिए, कहने का मतलब अगर ऐसा होता रहे कि हीटर का जो है हीटर गर्म हो गया और वो ठंडा ना होने पाए, तब तक फिर उसको और गर्म कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, क्या स्थिति होगी आप समझ रहेंगे। तो यह जो स्थिति है, रेडिएशन का भी प्रभाव यह होता है कि सूर्य की किरणें जो है, जो पृथ्वी पर उष्मा की किरणें आती हैं, वह उष्मा के बाद जो है उतनी ही उष्मा अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, एक कंबल का काम करती हैं। वो जो है आने वाली रेडिएशंस को जो है, आने वाली विकिरण को तो जो है जाने देती हैं कि जाओ, लेकिन जब ये अंतरिक्ष में वापस जाने लगती हैं तो इनको रोक देती हैं। जब इनको रोक देती हैं तो ये जो रेडिएशन नहीं हो पाता है, इससे जो है क्या होता है, तापमान बढ़ता रहता है। इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है ना। विश्व क्या हो रहा है, प्रतिदिन गर्म हो रहा है, ठीक है ना।
प्रति शताब्दी की तुलना में क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसी चिंता को लेकर के 1992 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है ना। 1992 से क्योटो प्रोटोकॉल, 1992-93 के आसपास से क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य काम था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग न होने पाए, पर्यावरण प्रदूषण से बचाना पृथ्वी को, यह जो है उसका मुख्य काम था। तो उसकी जो समय सीमा थी क्योटो प्रोटोकॉल की, वो हो गई खत्म। तो उसके बाद नया जो कॉन्सेप्ट आया वो आया पेरिस समझौते का, ठीक है ना। तो पेरिस समझौते का एक उद्देश्य ये आया कि विश्व के जितने देश हैं उन सब को क्या बनाना था, इस समझौते के तहत जो है नीतियाँ बनानी थी, ऐसी नीतियाँ बनानी है जिसमें क्या किया जा सके, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को अवशोषित कर लें, और तरह तरह के जो है मतलब पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए गए, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए गए ताकि ग्लोबल वार्मिंग न बढ़े, जलवायु परिवर्तन न हो। ऐसी जो है नीतियाँ हर देश बनाने के लिए 2015 में पेरिस समझौते पर सहमत हुए थे कि सभी देश जो है ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए अपने देश में नीतियाँ जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो पेरिस समझौते का यह क्या था, मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला हेडलाइन है विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा से संबंधित है। एस जयशंकर जो है मालदीव की यात्रा पर गए थे, उसके बाद उनका जो है अगला मॉरिशस दौरा है, मॉरिशस भी जाएंगे। तो एक प्रश्न जो है वहाँ से भी बनता है कि मालदीव की राजधानी कहाँ है। मालदीव की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये माल है, मालदीव की राजधानी क्या किया जाए, देखेंगे तो मालदीव जो है बड़ा ही खूबसूरत सा आइलैंड है, बड़ा ही जो है सुंदर सा जो है कह लीजिए कि आइलैंड है, ठीक है ना। आइलैंड का मतलब होता है द्वीपीय देश, हिंदी में बोलते हैं द्वीपीय देश है। द्वीप तो आप जानते हैं ना, जो चारों तरफ से क्या हो, समुद्र से घिरा हो। तो आइलैंड बहुत ही फेमस जो है टूरिस्ट स्पॉट है। लोग जो है घूमने टहलने मालदीव जो है ज़रूर जाते हैं, सस्ता भी है, अच्छा भी है, बहुत सुंदर जो है टूरिस्ट प्लेस है। देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर सुंदर बीचेज हैं। हिंद महासागर का एक छोटा सा देश है जिस पर अभी हाल के कुछ वर्षों में चीन का बड़ा प्रभाव था, ठीक है ना। चीन ने जो है इसको अपने कब्जे में कह लीजिए लेकर के रखा था। इसके जो शासक वर्ग थे उसके चीन के शासकों से बड़े अच्छे संबंध हो गए थे। अब भारत का पड़ोसी देश है तो भारत को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि भारत के पड़ोसी देशों में भारत का दुश्मन आके बैठे। तो भारत ने प्रयास किया जो है कि भाई आपको क्या समस्या है, जो आपको चाहिए वह भारत जो है इंडिया आपको उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। तो चुनाव वगैरह हुआ, उसमें जो है जो एंटी भारत के शासक थे वो जो है हार गए, और मोहम्मद नशीद और इब्राहिम सोली की जो है गवर्नमेंट आई। इब्राहिम सोली जो है वहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है ना। इब्राहिम सोली जो है मालदीव के राष्ट्रपति है, और उनकी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट है, ठीक है ना। उनकी विदेश नीति का कॉन्सेप्ट है इंडिया फर्स्ट, मतलब पहले भारत उसके बाद देखा जाएगा क्या है। इसी क्रम में जो है आपने देखा होगा कि जब वैक्सीनेशन की बारी आई, वैक्सीन बंटने की बारी आई, तो सबसे पहले जो वैक्सीन की खेप गई थी वो कहाँ गई थी, वो गई थी मालदीव में, ठीक है ना। मालदीव में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन की खेप गई थी। मेडिसिन भी जो है अगर सबसे ज़्यादा कहीं जाती है इस समय तो मालदीव में जाती है। फूड वगैरह भी भारत ने जो है यहाँ बहुत भेजा है, भोजन वगैरह भी पर्याप्त व्यवस्था की है। तो एक बड़ा सा संदर्भ सा प्रश्न बनता है, छोटा सा बनता है कि मालदीव की राजधानी क्या है, ठीक है ना। तो मालदीव की राजधानी भैया क्या है, माले है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन में दिया है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, इसको तो आप जानते होंगे, यह श्रीलंका की नई राजधानी है, ठीक है ना। क्या है, श्रीलंका की नई राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। नेपीटा मैंने आपको बताया था, नेपीटा म्यांमार की राजधानी है, यह भी चर्चा में है, इसको भी आप याद किए रहेंगे। म्यांमार चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ जो है सैन्य तख्ता पलट हो गया था, वहाँ की चुनी हुई सरकार को सेना ने जो है अपदस्थ कर दिया है। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स का जो है राजधानी है, कैपिटल सिटी है, ठीक है ना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है सीरिया से संबंधित है। भरपेट भोजन को तरस रहे सीरिया के करोड़ों लोग, तो खतरे में है कांगो के लाखों बच्चों का जीवन। दरअसल वर्ल्ड फूड कार्यक्रम की एक रिपोर्ट आई है, विश्व खाद्य प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि सीरिया और कांगो में बहुत बुरी भूखमरी फैल गई है। वहाँ खाने के लिए जो है पर्याप्त संसाधन बचे नहीं हैं। तो उस सब स्थिति के अलग मायने हैं, उस पर जो है पॉलिसी मेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमें जो परीक्षा में हमारे काम का है वो बनता है कि सीरिया की राजधानी क्या है, ठीक है ना।
सीरिया के इतिहास वगैरह के बारे में नहीं जानना है। सीरिया की यह बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि वहाँ ISIS ने जो है बड़ी तबाही मचा दी है। देख रहे हैं आप पूरा जो है युद्ध के कारण, गृह युद्ध के कारण पूरी स्थिति जो है उसकी भयावह हो गई है, ठीक है ना। मतलब कह लीजिए आतंकी गतिविधियों के कारण जो है सीरिया पूरा तबाह हो गया है, ठीक है ना। तो सीरिया की राजधानी अगर पूछी जाए आपसे तो आप सही जवाब बताएंगे कि सीरिया की राजधानी है दमिश्कस, ठीक है ना। सीरिया की क्या राजधानी है? दमिश्कस राजधानी है। बगदाद दिया है विकल्प में, बगदाद राजधानी है इराक की, तेहरान राजधानी है ईरान की, ठीक है। तो इस प्रश्न के साथ जो है आज के इस करंट अफेयर सीरीज को समाप्त करेंगे। आपसे अलविदा लेंगे। फिर से अनुरोध आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कराएं। ज़्यादा जानकारी के लिए या वेबसाइट इसी प्रश्न के PDFs के लिए जो है आप वेबसाइट www.coaching.in पर जो है संपर्क जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।